इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में नम आंखों से हुआ सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने दिलाई शपथ। झुरिया में शराब की दुकान खोले जाने पर कांग्रेस में रोष। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का जताया अपना गुस्सा। दमोह में एक महिला की करंट लगने से हुई मौत। डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 अलग अलग ठिकानों पर की छापेमारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को मुंबई लोक भवन में राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत एनसीपी और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री लोक भवन में मौजूद रहे। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी विधायक सना मलिक ने कहा कि इतिहास रचा गया है क्योंकि सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो वहीं राज्य मंत्री हसन मुशर्रफ ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। सबसे पहले तो मैं सुनेत्रा जी को शुभेच्छा देना चाहती हूँ कि एक महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो रही है महाराष्ट्र में, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। दूसरी बात ये कि सुनेत्रा जी से हमारे पर्सनल संबंध रहे हैं बहुत पुराने, तो वो आज बन रही हैं उप मुख्यमंत्री, इसका भी मुझे आनंद है। लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत रहेंगी, मुझे सक्षमता से वो इनका सामना करेगी इसका विश्वास है और मैं उनको शुभेच्छा देना चाहती हूँ। क्योंकि पहले तो अठोट चाहते थे अजीत दादा, लेकिन अब क्योंकि जो स्थितियां हैं वो बदली। हालांकि शरद पवार जी का भी जो प्रतिक्रिया है वो आई है, उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी तो जानकारी नहीं थी कि सुनेत्रा जी जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगी। अब ये तमाम चीजें चल रही हैं, तो इस सब पर आपकी एक बार प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। एक तरफ विलय को लेकर चर्चाएं हैं भी, नहीं भी हैं, शरद जी का भी बयान है, क्या कहेंगे?
विलय को लेकर अजित दादा की ये आखिरी अंतिम इच्छा थी और इसका सम्मान मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनेत्रा ताई भी लेंगी और एनसीपी के सारे आमदार और सदस्य इसका सम्मान रखेंगे, क्योंकि अंतिम इच्छा अगर अजित दादा की पूरी नहीं करते हैं तो फिर तो बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात ये कि हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, ये न सिर्फ एनसीपी के विलय के बारे में बात हो रही है, उनके परिवार की भी ये बात है और वो सबसे बड़े वरिष्ठ सदस्य है उस परिवार के। अगर उनको ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर सुनेत्रा जी को बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उनके परिवार में जिस तरह के संस्कार हैं, वो संस्कार यानी कहीं ऐसा आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे उनको नहीं पता था। लेकिन वो बड़े दिल के हैं, घर के बड़े हैं, तो उन्होंने फिर भी बड़े दिल से इस बात को स्वीकार कर लिया है और यही उनका कैरेक्टर है। हालांकि महाराष्ट्र बनी है, पहली बार है, ये क्या कहना चाहेंगे? इट्स मतलब पूरे महाराष्ट्र के लिए, स्पेशली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले कभी महिला उप मुख्यमंत्री पद नहीं आया किसी के, मतलब महाराष्ट्र में पहली महिला डीसीएम होने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमने देखा है वही लगातार सोशल वर्क में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए बहुत काम किया करती थी। अब उसका जो बेनिफिट है पूरे महाराष्ट्र को देखने में एक तरह से महिला उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है, अजित दादा को ये श्रद्धांजलि एक तरह से अर्पित की गई, क्या लगता है? हम उसको उसी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच लेके देख रहे हैं और उसके बाद जो उनका एक रोल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में फैल के वो काम करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने बारामती का एक मॉडल बनाया था उसी तरीके से मॉडल हम देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन ओथ सेरेमनी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला बन गई है, इसका बहुत, लेकिन क्या है कि ये जो घटना घटी थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम अभी संभल नहीं पाए। लेकिन जो है शरद पवार जो है अनुपस्थित थे उस सेरेमनी में, क्या करेंगे? नहीं, वो कैसे आएंगे, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। जी जी, बहुत मुश्किल। चुरिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम किया। कांग्रेस ने मांग की कि प्रदेश में किसानों की धान खरीदी तिथि बढ़ाई जाए और मनरेगा योजना को मजबूत किया जाए। सभा में वक्ताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी है। तो वहीं पूर्व विधायक छन्नी साहू ने भी संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रदेश में जिस तरह बीजेपी सरकार वादा खिलाफी का काम कर रही है, इससे आम जनता काफी आक्रोशित है। हमारे हिंदुस्तान के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मनरेगा बचाव संग्राम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। आदरणीय साथियों, आप सबको मालूम है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय हमारे चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के सलाह से भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कानून लाया था, रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और उस योजना से देश के तमाम किसान, मजदूर, छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा हो रहा था। उस योजना को जो बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमारी सरकार में किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी और देश का पैसा किसान और मजदूर के हित में लग रहा था, उससे आम आदमी मजदूर मजबूत हो रहा था। लेकिन इस सरकार में अंतर ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कहीं कहीं ये सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इसका कारण मुझे ये लगता है कि जो मोदी जी की जो सोच है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नहीं है, जिसमें मजदूर और किसान वर्ग लोग उसको फायदा मिले। हमारी सरकार में लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किए और इस सरकार ने पैसा को बचाने का काम किया है। तो इस विषय को लेकर हमें राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश और जिले में भी हम लोग सब चला रहे हैं। उसी के तहत कल हम लोग राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक में मनरेगा बचाओ संग्राम कल हम लोग किए।
जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता की उपस्थिति बहुत अच्छी रही है। छुरिया में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकान खोले जाने का कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। साथ ही कांग्रेसियों ने शराब भट्टी के सामने अपना धरना भी दिया। सूचना मिलते ही आबकारी और पुलिस विभाग ने अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। वार्ता में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री से राहुल तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई राजकुमार सिन्हा जी, हमारे पूर्व रिटायरमेंट शकील कुरैशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में कल मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ साथ धान खरीदी के विषय को लेकर हम लोग कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे आज छुरिया में। और पूर्ववर्ती सरकार जब से ये देश आज़ाद हुआ है उसके बाद जो भी सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, इवन मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर और शहादत दिवस 30 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाता था। लेकिन इस सरकार ने इस आदेश को परिवर्तित किया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि पूर्ववर्ती इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी इस आदेश को किया था कि 30 जनवरी को शुष्क आदेश मनाया जाए। लेकिन ये वर्तमान की छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की सरकार, मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इसने आदेश जारी कैसे किया कि दुकान खुली रखा जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम सब नमन करते हैं और उनके बताए हुए उद्देश्य पे हम लोग सब चल रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि भाजपा के लोग मुझे ये बताए कि रमन सिंह का जो पहला जो आदेश था 30 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाए, वो सही था कि विष्णुदेव ने जो सरकार शराब दुकान जो खोल रखी थी वो सही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए। और चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस कर रहा, कल मुझे पता चला कि आज शराब की दुकान खुली है, तो मैंने ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी विषय को लेकर के हम लोग चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद हम लोग सब छुरिया क्षेत्र के कांग्रेस के नेता लोग, पूर्व विधायक छन्नी साहू जी, चुमन साहू जी, पंकज बांधव जी, अनीस खान जी सहित और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू जी, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता शराब भट्टी में जाकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहाँ पर ये बात आई, जब हम उनको बंद कराने गए तो आबकारी विभाग के अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो आबकारी अधिकारी ने कहा कि आप इसको दुकान को बंद ना करें और बंद करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान ज्यादा जरूरी है कि इस सरकार को राजस्व की जरूरत है। झारखंड के रांची में पूर्व कांग्रेस विधायक अंबर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अंबर प्रसाद ने एक गंभीर विषय को उठाया। साथ ही राज्य की पुलिसिंग, अभियोजना व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस विषय को मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री, झारखंड के नागरिकों, देशवासियों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के संज्ञान में लाने की भी बात कही। साथ ही कहा कि 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस लागू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 2026 में भी झारखंड में दर्ज हो रही है एफआईआर में सीआरपीसी की धाराएं लिखी जा रही है। नमस्कार, जोहार। आज तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। हम आपके जरिए माननीय श्री झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे झारखंड के राज्य के निवासी हैं उनको और पूरे देश के निवासी को, देश के होम मिनिस्टर हो, हमारे राज्य के होम मिनिस्टर भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, तो इन सभी के संज्ञान में एक विषय लाना चाहती हूँ। आए दिन हमारे थाने में हजारों ऐसे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। ये एफआईआर को गौर से देखेगा और ये एफआईआर को जूम करके इस तरफ दिखाने का कोशिश कीजिए। इस तरफ, इस पूरे सब्जेक्ट में जाने का जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च हो रहा है। ये एनसीआरबी का फॉर्म है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 1/7/2024 को सीआरपीसी के जगह पे बीएनएसएस का कानून लागू हुआ था।
तो यहाँ पे 173 BNSS की जगह पे अभी तक 154 CRPC चल रहा है। एक मृत कानून को एक आधिकारिक दस्तावेज में, आधिकारिक रूप से सरकारी दस्तावेज में इस तरह से आज भी चलाया जा रहा है। जो 1.5 साल बीत गया उस कानून को आए हुए, ये कानून खत्म हो गया है, लेकिन झारखंड में आज भी CRPC के तहत आज भी पूरे झारखंड में FIR इस तरह से लॉन्च हो रहा है। तो इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये है झारखंड की पुलिस, ये है झारखंड का कानून व्यवस्था, ये है यहाँ पे झारखंड के प्रशासन, और इस पे ना ही वकील साहब लोग भी चुप हैं। झारखंड विधानसभा में जो पक्ष है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, झारखंड विधानसभा भी कुछ नहीं बोल रही है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जो हमारे पॉलिटिकल नेता है उनका जो कानूनी ज्ञान है वो बहुत पुअर होते जा रहा है, जबकि वो कानून के प्रणेता है। और आप जानते हैं यहाँ पे रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज भी है, कई सारे नेशनल कॉलेज भी है, बहुत सारे लॉ कॉलेज है, वहाँ पे भी छात्र छात्राओं को इसी फॉर्म में FIR पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो मृत कानून है इसको आज भी कैसे चलाया जा रहा है, ये चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। और इसमें मतलब बताइए कि क्या भारत, ये कैसा भारत है, ये कैसा कानून व्यवस्था है, ये कैसा प्रोसिक्यूशन सेल है, ये कैसा सिस्टम है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत है, क्योंकि आज हम ये बोल रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे जुडिशियल एकेडमी झारखंड में ही आज राष्ट्रीय लेवल का कानूनी कॉन्फ्रेंस का शुरुआत किया गया है आज ही के दिन, और यहीं पे आके हम आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। और इसीलिए आने का जरूरत पड़ा क्योंकि आज ही यहाँ शुरुआत हुआ है। और मांडलगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 17 उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली संबंधी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं विधायक गोपाल खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 22 उपभोक्ताओं को इंडक्शन कुकर वितरित किए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से बिजली बिल में राहत मिलती है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। विधानसभा में PM सूर्य घर का एक कैंप लगाया। हमारे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो बिजली की पहले समस्या हुआ करती थी पहले वाली सरकार में, आज मांडलगढ़ विधानसभा में बिजली की कोई समस्या नहीं है। मैं हमारे AC साहब, हमारे एक्शन साहब और सभी AN साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट किया है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आम किसानों की कोई समस्या नहीं, आज दिन में लाइट आती है आराम से। और ये जो PM सूर्य बिजली का जो कार्यक्रम चला है, इसकी प्रचार प्रसार बहुत अच्छी ढंग से हो रहा है और हमारे क्षेत्र में बहुत जागरूकता के साथ इस घर घर में लगाने के लिए सब आदमी लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे मांडलगढ़ विधानसभा में हर तरह की अब आने वाले समय में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं एक बार पुनः AVNL अजमेर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा है। ये खंड स्तरीय जन सुनवाई है, जिसमें हमने आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, तो उसे किसी भी तरह की हो, जैसे बिजली से संबंधित हो, बिल से संबंधित हो, पोल से संबंधित हो, देदारों से संबंधित हो, ट्रांसमिशन से संबंधित हो, किसी भी तरह की समस्याएं हैं जिसका निस्तारण हमें जितना जल्दी हो सके कर सकें, इसलिए हमने आम जनता को यहाँ बुलाया था। हमने जन सुनवाई की है। करीबन 20 केस के करीब यहाँ अभी तक आए हैं, जिनमें से 2-3 केस का हमने तुरंत निपटारा किया है। बाकी लाइन से संबंधित और ट्रांसमिशन से संबंधित है, जिसका हम जल्दी निस्तारण कर देंगे। साथ में हमने ये PM सूर्य घर की योजना है, इसका भी हमने थोड़ा प्रचार प्रसार करने की सोची थी। इसके तहत अभी सरकार 3 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी दे रही है। जिन उपभोक्ताओं का कंजप्शन पर मंथ 150 यूनिट से कम है, उनको राज्य सरकार भी 17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। तो कुल मिला के उनको 95,000 की सब्सिडी दी जा रही है।
इसी के प्रचार प्रसार के लिए है। अभी तो हमने खंड स्तर पे यहाँ किया है, हमें हर एक मतलब हमारा जो डिवीज़न है उस लेवल पे ये जनसुनवाई का प्रोग्राम जारी रखेंगे और आम उपभोक्ता को इस मामले में जागरूक करेंगे और उनकी समस्याओं को हम सुनने की कोशिश करें जिससे कि उनकी समस्या कम हो और उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। जोधपुर में पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों के कारणों पर चर्चा की और नियमों की पालन की नसीहत दी गई। साथ ही कहा गया कि रोड इंजीनियरिंग और ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करने के लिए पुलिस संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। जैसा आपको विदित है, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा था। राज्य सरकार की जो थीम है सीख से सुरक्षा और तकनीक से परिवर्तन, इस थीम को ध्यान रखते हुए, इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रैफिक पुलिस जोधपुर द्वारा श्रीमान सीपी साहब और डीसीपी साहब ट्रैफिक एंड हेडक्वार्टर के निर्देशन में स्कूल्स और कॉलेजेस को हमने कवर किया है। वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। जो हमारा टारगेट ग्रुप था 9 से 12 तक के बच्चे, उन तक हमने ये मैसेज पहुंचाया है ताकि वो भी अपने परिवार में अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा सकें। इसके साथ ही हमारे रोटरी क्लब, हमारे जो विभिन्न एनजीओज हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमने कई विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए हैं और कुछ MEM स्कूल और फुटवेयर इंस्टीट्यूट डिजाइनिंग जो है हमारा, उनके साथ नुक्कड़ नाटक हमने आयोजित किया। लोगों तक हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों तक ये हमारी अपील जाए कि सड़क सुरक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है लोगों के जीवन की रक्षा के लिए। और इसके साथ ही हमने इन्फोर्समेंट पे भी ध्यान दिया है कि जिन्होंने इस जागरूकता शिविर से कुछ नहीं सीखा और उसके बाद भी उनमें सुधार नहीं आया, तो उनके लिए हमने इन्फोर्समेंट एक्टिव कार्यक्रम भी लगातार हमने किए हैं। हमने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ, बिना हेलमेट मुहैया वाहन चलाने वालों के खिलाफ काफी संख्या में चालान भी किए हैं। और मेरा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी यही निवेदन है कि लोगों की तक हमारी बात पहुंचे और लोग जो हैं वो सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का ध्येय बनाएं और घर से निकलें तो सुरक्षित निकलें और घर पहुंचे तो सुरक्षित पहुंचे। दमोह में तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के सेरी ग्राम में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। दरअसल 30 वर्षीय महिला मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी, तभी इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास कट लगे होने के कारण से करंट लग गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक मृत अवस्था में व्यक्ति को लाया गया, उसका नाम राजेंद्र सिंह गौर बताया गया है। दमोह का रहने वाला है व्यक्ति और आज सुबह उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ। लाइट बंद कर रही थी, तो चार्ज लगा रही थी, तो वहाँ पे कट हुआ था, तो वहाँ पे हाथ में लग गया, तो वहाँ पे काला पड़ गया हाथ और नीचे बेहोश पड़ी। एक बार आवाज़ दी उनने, चिल्लाने लगी, तो हम वहाँ पे दौड़ के गए रास्ते से, तो हमने देखा तो वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। ये बाजू वालों को आवाज़ लगाई, पड़ोस वाले आ गए, तुरंत बाजू वालों की गाड़ी लेके तेंदुखेड़ा लेके आ गए अस्पताल। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर टाटिया झरिया थाना क्षेत्र से 60 पेटी विदेशी शराब बरामद की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने 320 एकड़ अफीम को नष्ट किया, तो वहीं कुरारा थाना क्षेत्र में 7 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 106.5 ग्राम ब्राउन शुगर, 3,51,700 रुपए नकद बरामद किए गए। भैया सर रोल। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध हजारीबाग पुलिस लगातार काम कर रही है, तो इसी क्रम में हम लोगों ने 2 अलग अलग छापेमारी में, तो एक कोरा थाना अंतर्गत किया गया है और दूसरा टाटी झरिया में किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने कोरा थाना से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि टोटल 166 ग्राम के लगभग में ब्राउन शुगर हम लोग को बरामद हुआ है और साथ में 3,51,700 रुपया भी सीज हुआ है, जो कि इसका एक डीलर था जो ब्राउन शुगर को बेचता था
खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए। तो उसके पास ये पैसा मिला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह। और जो टाटी झरिया में हम लोगों ने रेड किया उसमें से हम लोगों को अवैध शराब बरामद हुआ है, लगभग 6 पेटी अवैध शराब, और उसमें प्रयोग होने वाला एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, तो वो सीज किया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस महीने में वर्ष 2026 के फरवरी महीने हजारीबाग पुलिस ने अभी तक लोहसीना थाना क्षेत्र से 20.5 किलो अफीम बरामद किया था। इचाक और कोरात थाना क्षेत्र में अभी तक हम लोगों ने 212 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। दारू से हम लोगों ने 48 केजी गांजा को सीज किया है। और चौपारण में अभी तक लगभग 320 एकड़ से ऊपर हम लोग अफीम का जो इलीगल खेती होता है उसका विनिष्टीकरण किया है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? आज हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो कोर्रा वाले मामले में, ब्राउन शुगर में, और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है तो टाटी झरिया में जो अवैध शराब पकड़ा गया। कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने, जो पहले मैंने बताया, जो पहले की कार्रवाई है उसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी टोटल हुई है, जो पहले के मामले हैं। चौपारण थाना में अफीम की खेती को लगातार नष्ट किया गया सर। जी हाँ, उसमें भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और हम लोग उसमें ड्रोन का भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैपिंग भी करके इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी जगह वहाँ पे अफीम की लीगल फार्मिंग हो रही है उन सबका विनिष्टीकरण हम लोग करेंगे। तो जो ये अफीम की लीगल फार्मिंग में शामिल हो, लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोगों को तो मैसेज बहुत क्लियर था, और हम लोग इस बार प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाए थे, जिसमें कि लोगों को हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था कि जो अफीम के जगह पे कोई और आप जो अल्टरनेट फार्मिंग है वो करें। कई क्षेत्र में, जैसे यहाँ पूर्व में जहाँ पर अफीम की लीगल खेती हुई थी, वहाँ लोग अफीम की जगह पे टमाटर वगैरह को पैदावार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बहुत सुखद है। जो लोग अभी भी इस तरह के फार्मिंग में लगे हैं, तो एक तो उनका फार्मिंग हम लोग निष्ठीकरण करेंगे, और दूसरा उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं तो अपील करूंगा कि वो अल्टरनेट फार्मिंग पर जाएं। अफीम जो पूरे समाज के लिए घातक है, और सबसे ज़्यादा उस समाज के लिए जहाँ ये पैदा होता है, तो इससे बचें। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।